डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। BHU 2021 पेपर। मुझे पता है आप में से कई इस पेपर एनालिसिस का वेट कर रहे हैं। आपकी काफी रिक्वेस्ट्स मुझे मिली हैं और इसलिए मैं आज ये बैक टू बैक, जबकि सुबह में मैंने वीडियो डाला है, ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि इतना लंबा है, 120 क्वेश्चन, थक आने वाला। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे अलाउ कीजिए कि जो दो सबसे बेस्ट बुक हैं, जो अमेजन भी डिक्लेयर करता है, ये जो आप देख रहे हैं हॉट न्यू रिलीजेज, ये अमेजन की है, ये मेरी नहीं है। और ये कहते हैं कि हॉट न्यू रिलीजेज हैं ये दो बुक। पहला है ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस 1500 MCQ। इससे अच्छे क्वेश्चन का एक संग्रह आपको नहीं मिल सकता है। ये कोई घमंड नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, क्योंकि ये मैंने जितने पेपर एनालाइज किए हैं 70 से ज्यादा, उसके बेसिस पे ये बनाई गई है। ये एक खजाना है जिसके अंदर केवल आप जितना आप उसके अंदर जाएंगे उतनी ही आप पाएंगे, मोती पाएंगे। और आप एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जाम को क्रैक केवल इसको पढ़ के भी कर सकते हैं यदि आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो। इसका लिंक मैंने यहाँ दिया है, उसको डिस्क्रिप्शन में भी। आप क्लिकेबल लिंक है। CUET PG गाइड अब तक आपको पता होगा, ये भी अवेलेबल है। और यदि आप DUET या अदर एग्जाम दे रहे हैं तो गो फॉर दिस ऑल टाइम फेवरेट गाइड फॉर ऑल एंट्रेंस टेस्ट। इसकी भी लिंक यहाँ दी गई है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताऊं कि इस किंडल वर्जन में पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज होते हैं। किंडल दुनिया की सबसे अच्छी रीडिंग एप्लीकेशन है, तो उसका फायदा उठाएं। शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन प्योर PDF से भी ज्यादा इसमें फंक्शनैलिटी है, लाइक नेविगेट करने की, सर्च करने की, कॉपी पेस्ट करने की, और वीडियो और किताब में कहीं से कहीं जाने की, और मार्क करने की, हाईलाइट करने की बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। इसका पूरा फायदा उठाइए। डिजिटल इकोसिस्टम में आप जाएं, उससे पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को भी फायदा होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू। उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लेमर। इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ बेहद यूजलेस क्वेश्चन हैं, जिसको मैं कहता हूं, मतलब स्लैंग लैंग्वेज कर लीजिए, बकवास क्वेश्चन है। और बहुत सारे एरर हैं। दुखद है, नहीं होना चाहिए, इतना एरर नहीं होना चाहिए। टाइपो तो इतने एरर हैं, इन्होंने हर जगह लेड जो है, मतलब जिसको कहते हैं ना गांधी जी लेड, तो उसको ऐसे लिखा है, लेड लिखा है। और कई कई मिस्टेक हैं। फिर बहुत सारे तो ऑप्शंस में एरर हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही, 4 से 5, जो कि एक हाई लेवल है। तो एनीवेज, और कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऑर्बिट हैं, इसका कोई मायने नहीं है। नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन को मैं छोड़ भी दूंगा आपके लिए, आप रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि उसके आने की संभावना अब बिल्कुल नहीं है। BHU अलग एग्जाम है नहीं, CUET में है। तो चलिए तेजी से हम लोग इसको ब्राउज थ्रू करते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन पे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एरिया। तो ये आप यहां जब देखेंगे कि ऑल ऑफ द एबव है, तो आपको पता है मैंने हमेशा कहा है कि ऑल ही सही होता है। सोशल क्लास क्यों नहीं होगा जब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है? मतलब कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स का मेल, पॉलिटिकल इकोनॉमी, आपको पता है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल का मेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समाज का सामाजिक अरेंजमेंट ही तो पॉलिटिक्स है। तो समाज जो है, उसकी अरेंजमेंट, उसकी स्ट्रक्चर, वो कैसे पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, या उल्टा पॉलिटिक्स कैसे सोशल स्ट्रक्चर, सोशल अरेंजमेंट को अफेक्ट करता है, इन दोनों का मिक्सचर जो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। तो सोशल क्लास, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट ग्रुप, एलिट, सभी इसमें आएंगे। तो ऑल ऑफ दैम आप कॉमन सेंस से मार सकते हो। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है, अब यहाँ देखिए 51-4 इन्होंने लिखा है, पता नहीं क्या। 51 आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल, 51A है फंडामेंटल ड्यूटी से, तो B का 3 से मैच करना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो आगे आप मैच कर लीजिएगा। A का 2 है तो सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी C का 1 है, सही है। और इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो D का 4 है, तो ठीक है। एक ही से मैच हुआ था, बहुत आसान मैचिंग है। Who is credited with the designing and building of an ideal prison, the panopticon? अब ये आपके लिए डिफिकल्ट इसलिए होगा कि हो सकता है आपके सिलेबस में पैनोप्टिकन नहीं हो, ये मास्टर्स में पढ़ना होता है। पैनोप्टिकन जो है वो बेंथम ने डिजाइन किया था। वो तो यूटिलिटेरियन थे, हर चीज में जो है आर्किटेक्चर में भी यूटिलिटी देखते थे कि मैक्सिमम कहाँ हो। तो जैसे जेल में उन्होंने कहा, या स्कूल में, अब जेल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप से मॉल जो आजकल बनती है पैनोप्टिकन के उनके प्रिंसिपल पे ही बनती है। आप देखेंगे कि मॉल में एक सेंट्रल ऐसी जगह रहता है, यहाँ पे 4 गार्ड को यदि आप खड़ा कर दीजिए तो पूरे मॉल में लोगों पे नजर रख सकता है। तो इस तरह से गार्ड को जेल में खड़ा करके हर इनमेट को जो है वो गार्ड देख सकता है, हर सेल को। लेकिन हर इनमेट या जो
कैदी है वो गार्ड को नहीं देख सकते हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट, इस टाइप की जो आर्किटेक्चर, उसको पैनोप्टिकन कहते हैं। तो जेरेमी बेंथन, इसको मार दीजिए। ये थोड़ा आर्बिट क्वेश्चन आपको लग सकता है ओनली बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है, वैसे ही बहुत कॉमन थ्योरी है उनका। हु हैज मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसका आंसर जो है वो सॉरबेरी है। अब क्यों क्या, ये सब तो आर्बिट क्वेश्चन है, आप आगे देख लीजिएगा। इसको और रिसर्च करना हो इस आर्बिट पे तो आगे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है शायद इन्होंने गलत कर दिया है, बिल्कुल गलत कर दिया है। ये सेकंड शेड्यूल नहीं होना चाहिए था, 11th शेड्यूल होना चाहिए था। इनको पूरी पूरी ये मिस्टेक इनवैलिड हो जाती है ये, क्योंकि क्योंकि 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत, पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से है, और ये जो ऑप्शन देते हैं उसमें ये सेकंड शेड्यूल कर देते हैं। इनको करना भी पड़ेगा कि उनके पास में कोई उपाय तो होता नहीं है। तो 5th शेड्यूल आपको पता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब है, तो ए का 2 होगा, तो उसी से ये मैच हो जाता है। लेकिन बाकी यहाँ पे इनको गलती हो जाती है। बाकी देख लीजिएगा, ये शेड्यूल और उसको मैच करना अच्छा है। इसको 11th शेड्यूल मान लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको काफी नॉलेज देता है। Which one of the following authority recommend the principle governing the grant in aid of the revenue? मतलब हिंदी में ये कहते हैं कि कौन सा अथॉरिटी है जो सेंटर के और स्टेट के बीच में ग्रांट इन एड, टैक्स, इन सब का बंटवारा करता है। इसको फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। उसके अलावा आपको पता है फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 में ये वर्णित है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं। पहला स्टेटमेंट है कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन दिल्ली, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है इसमें ये सही है, ट्रू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस ऑन 10 जुलाई, चलिए ये भी सही है। ये सब बहुत ही डिटेलिंग है तो सही ही होगा। तो जो ऑप्शन 1 होता है जिसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं वो है। इससे एक चीज केवल जान लीजिए, कैबिनेट मिशन एकमात्र नहीं, लास्ट अटेम्प्ट था अंग्रेजों का कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है एक बना रहे। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि इसको 3 ग्रुप में बांट दो। एक वो ग्रुप होगा जो भी पाकिस्तान है, एक वो ग्रुप होगा जो भी बांग्लादेश है, और एक ग्रुप वो होगा जो इंडिया है। और ये तीनों ग्रुप में भी जो है बहुत सारे प्रोविंसेस होंगे। ये एक नेशन जैसा होगा, उसमें बहुत सारे प्रोविंसेस होंगे, और ये तीनों मिल करके एक फेडरलिज्म बनाए, एक फेडरेशन बनाए। ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि कौन प्रोविंस किस ग्रुप में मिलेगा, इस पर कोई एका नहीं थी। और इसको कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक फेल हो गई। अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये तो बहुत ही फेमस थिंकर हैं, और एरिस्टोटल से पहले तो कोई हो नहीं सकता है। तो सी से स्टार्ट होगा, तो सी से स्टार्ट होगा, तो ये खत्म हो गई। 50-50 आपने खेल लिया। अब है कि एरिस्टोटल के बाद इसमें आप देखेंगे तो हॉब्स आएंगे, क्योंकि मिल और रूसो तो इसके बाद आए हैं, तो डी आएगा, तो डी इसमें है, तो आसानी से उसके बाद आपको देखना भी नहीं है। एजर्सन रीजन आपको इसका फॉर्मेट पता है। तो एजर्सन है मतलब एक स्टेटमेंट जो एजर्ट करता है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट द एक्सट्रीमिस्ट वर्कड ऑन 3 मेथड, स्वदेशी, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। चलिए मान लीजिए इसको ट्रू है, सब डिटेलिंग है। रीजन फॉर द एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी एंड बायकॉट वेयर द प्रीकर्सर मतलब कि उसके बाद आने वाले के पहले जो होते हैं प्रीकर्सर, ये आते हैं तो दूसरा चीज आता है, प्रीकर्सर टू नॉन कोऑपरेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस। चलिए इसको भी ट्रू मान लीजिए। अब आपको पता है कि यदि दोनों ट्रू है तो जनरली 1 जो है होता है, वैसे इसमें स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, लेकिन जनरली 1 ही होता है। मतलब रीजन एक्सप्लेन एजर्सन, इसमें भी 1 ही है। Which concept did Marian Young propose to accommodate the needs of minority groups who feel excluded from common rights to citizenship? आपको पता है कि डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम ये होती है कि यदि कोई इथनिक या रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो हमेशा के लिए माइनॉरिटी रहेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी की सुनी जाती है। ऐसे में प्रोविजन ऑलवेज डेमोक्रेसी में होता है कि माइनॉरिटी को कुछ वीटो राइट्स दिए जाएं, उनको कुछ स्पेशल जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाए, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, जिससे कि वो फील कर सके कि उनको भी सोशल इक्विटी है या बराबर के हकदार हैं। इसी को जो है विल कमेल्का लेकर के आते हैं मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप में, और चार्ल्स टेलर कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। और यहाँ पे उसको मैरियन यंग जो है डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप भी लगा दीजिए इसमें उसकी, मतलब कि आपको थोड़ा उनको डिफरेंशिएटेड ट्रीट करना होगा, सो दैट कि उनके जो माइनॉरिटी होने का जो लॉस है वो उनको हो जाए। काइंड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए, आप वीटो पावर दे दीजिए, उनको रिजर्वेशन दे दीजिए, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। Which among the following are principles of सत्याग्रह of महात्मा गांधी?
अब यहाँ पे आके ये सब गड़बड़ाने लगता है इनका क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखेंगे तो सब कुछ है, डू नॉट कर्स और स्वेयर ऐसा भी है, डू नॉट इंसल्ट द अपोनेंट, तो सब होना चाहिए, लेकिन चूंकि दो ही है तो नॉन वायलेंस एंड फियरलेसनेस को चुन लीजिए, बाकी वो बाकी भी गलत है नहीं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अगेन शुड हैव द फॉलोइंग एरियाज, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो बाकी आप देखेंगे तो उतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ज्यादा सूट करता है, तो इसको टिक मार लीजिए। कॉमन सेंस मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं तेजी से भागने के लिए। मैक्स वेबर ने 3 टाइप का ऑथोरिटी दिया था, आपको पता है, ट्रेडिशनल, करिस्मेटिक एंड लीगल रैशनल। उनका कहना था कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑथोरिटी लीगल रैशनल होती है। लीगल रैशनल मतलब कि जो जो ऑथोरिटी है वो मेरिट बेस्ड होती है, उसके पास में लेजिटिमेसी होती है, उसके पास में एक स्किल सेट या कोई अटेनमेंट होता है, उसके चलते उसको जो है ऑथोरिटी दी जाती है। पहले जो है वो खानदान के बेसिस पे या कोई करिश्मा के बेसिस पे लीडरशिप दी जाती थी। यहां पे देखिए, इंडिया इज ए फेडरेशन, ट्रू। पावर रिसाइड्स विद द सेंट्रल अथॉरिटी, फॉल्स। पावर तो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंटर और स्टेट में, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन होता है, जिसमें एजर्सन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी जो है अमेरिका में चलती थी 1883 के पहले, उसमें क्या होता है, द पब्लिक जॉब्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर्सनल और पॉलिटिकल फेवर टू देयर सपोर्टर, यही इसका डेफिनेशन है पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी का। अब इसमें आगे देखें, पब्लिक जो नो क्वालिफिकेशन बेसिस पे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास भी नहीं, द इलेक्टेड फंक्शनरी आर नॉमिनेटेड, जो इलेक्टेड फंक्शनरीज होते हैं पार्टी के वो सिविल सर्विसेज में नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। तो ए और सी यदि दो ही मारना है तो यही आपको होगा, बाकी ठीक है, मतलब दो ही चुकी है तो आपको दो मिल चुका है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हिंदी में ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में जहां नीचे तो इलेक्शन होती है, डिबेट डिलिब्रेशन होती है, लेकिन ऊपर में जो है डिसीजन ऊपर में ही लिया जाता है, इसको जो है कहा जाता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। मतलब कि नीचे में डेमोक्रेसी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है सेंट्रलाइजेशन होते जाता है, आप नीचे से डेलीगेट चुन के देते हो, वो डेलीगेट सुपर डेलीगेट चुनते हैं, सुपर डेलीगेट, लेकिन टॉप में जो पोलिट ब्यूरो या जो डिसीजन मेकर है उन्हीं के बाद जो है वो चलेगी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ये लेनिन ने ये थॉट दिया था। The classical balance of power between East and West was advocated by influence of US and rest while USSR in global politics, सही है। ईस्ट वेस्ट का जो पावर बैलेंस है, द एटॉमिक थर्मोन्यूक्लियर वॉर हेड्स एंड ICBM इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, कंबाइंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो ऑल ऑफ दीज है, तो आपको कहना भी नहीं, सब कॉमन सेंस क्वेश्चन है। इसी से जो है बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होता था ईस्ट वेस्ट में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो आप इसको डी कर लीजिए। एजर्सन है, सोशलिज्म कॉल्स फॉर पब्लिक ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रू है। एवरीथिंग दैट पीपल प्रोड्यूस इज इन सम सेंस ए सोशल प्रोडक्ट, ये भी ट्रू है और इसको एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए या 1 जो है सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी नहीं करता है, 243ZD, इसके थ्रू ये 74th अमेंडमेंट के अंदर है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन करके डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग बनाएगा। बाकी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसलिए बी और सी होगा। अब चेस्टर बर्नार्ड पे, इन द व्यू ऑफ चेस्टर बर्नार्ड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी कैन बी एक्सेप्टेड, उन्होंने बहुत सारे कंडीशन दिए थे कि ऑथोरिटी कब एक्सेप्ट किया जाएगा। एक है कि वो ऑथोरिटी मींस कमांड ऑफ द सुपीरियर, कब मानेगा सबऑर्डिनेट, जब वो कंसिस्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस से, इट इज डेट्रीमेंटल टू द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, नहीं मानेगा, द कम्युनिकेशन इज अंडरस्टूड, सही है, तभी मान पाएगा, इट इज बियॉन्ड द इंडिविजुअल्स मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी, नहीं मानेगा, आप बोलोगे ताजमहल को उठा के ले आओ, थोड़ी करेगा, वो जिन तो है नहीं, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल विल, नो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको दो ही सही है, ए एंड सी, तो ए एंड सी को टिक मार लीजिए। 21 नंबर देखिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, तो एजर्सन क्या है, द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एकम्पलिशमेंट ऑफ मैनेजरियल टेक्निकल क्लरिकल मैनुअल, प्यून से लेके सीईओ तक जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटीग्रल व्यू। अब यहाँ सेकंड में रीजन में कहता है, द इंटीग्रल व्यू ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्टेड बाय LD White सेज दैट इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पस फॉर द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो ठीक है, मतलब ये भी सही है, ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब आप इसको 1 कहो या 2, जनरली ये 1 ऑप्शन को ये लोग सही मानते हैं, तो 1 कह लीजिए।
इस पर तो कितना विवाद होता है, अब मैं क्या बताऊं कि कौन इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट करते हैं, कौन मैनेजरियल व्यू को, इस पे बहुत विवाद होता है। मैंने कई वीडियो में जो है पूरा जो मेरी समझ है, जो मतलब समझ क्या है इसमें, जहां से फैक्चुअली मैंने जुटाया है वो मैंने दे दिया, उसको याद कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हर जगह अलग अलग थिंकर को अलग अलग सपोर्ट में दिखाया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग, 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज लिबरल इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रोवाइडिंग द पॉलिटिकल राइट टू सिविल सर्वेंट्स। सबसे ज्यादा जो लिबरल हैं कि स्ट्राइक भी कर सकते हो, बहुत सारे वो लिबर्टी देते हैं अपने सिविल सर्वेंट को, वो है फ्रांस। याद कर लीजिएगा फ्रांस का। बाकी सब में बहुत रेस्ट्रिक्शन है, इंडिया में भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, स्ट्राइक नहीं कर सकते, काफी सारे लिमिटेशंस हैं। Who among the following are appointed by President of India? Almost all authority को कुछ को छोड़ के प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, जैसे चेयरमैन फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को पीएम करते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब तो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन को पढ़ लीजिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो तीनों आप कह सकते हैं आर अपॉइंटेड। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे दो से अधिक नहीं है, जबकि ये तीन जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, इसलिए ये इनवैलिड क्वेश्चन हो जाता है। पहला इनवैलिड है, इसे दूसरा आप मान सकते हैं। Which are the provision under the directory principle of state policy as enshrined in the Constitution of India? इसमें भी इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि ये भी है विलेज कॉटेज इंडस्ट्री भी है, आप देख सकते हैं आर्टिकल 43 में, ये भी 43 में है, सिक्योरिंग लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। तो यहाँ पे भी चारों कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये भी इनवैलिड। तो समझ लीजिए क्या हाल है, कितना पुअरली सेट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 है, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज मेनली द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट और जूनियर्स whom an administrator can effectively control. ट्रू है। According to Urvik, at higher level of organization, supervisor cannot control more than 4-5 subordinate. ये भी सही है, ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। Adjacent, third tier of government is local government. ट्रू है। It made democracy weak. False है। बहुत आसान क्वेश्चन, इसलिए ये हो जाएगा C. A is true but R is false. ये है, what are the principal features of the government of इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग चेसनफोर्ड रिफॉर्म भी कहते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची एट द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। डायरची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, प्रोविंस में डायरची लाया गया था, ट्रांसफर्ड वर्सेस रिजर्व सब्जेक्ट, कई बार मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट टू मुस्लिम इसमें नहीं लाया गया था, ये तो 1909 में ही ले आया गया था। इसके थ्रू जो है सिख एंड अदर कम्युनिटीज को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो ये भी सही है। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, तो ए एंड सी जो है वो सही है, तो आप इसको टिक मार लीजिए। मैच करना है यहाँ पे, तो स्टालिन का, चलिए क्रुश्चेव का जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस था, तो इसी से काम बन जाता है बी का 3, और बी के 3 से बन जाता है, बाकी को आप मैच कर लीजिए, इसको करके ही आप आगे बढ़िएगा। जैसे एंड्रे ग्रोमको जो है डिटेंटे एंड डिसआर्मेंट में इन्होंने काम किया था, इस तरह का देख लीजिएगा, कुछ आपको नॉलेज दे देगा। एजरसन, फॉर रिलीजियस, वैसे क्वेश्चन आपको क्रैक केवल एक से हो जाता है। फॉर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट रिलीजन इज नॉट द ओपियम। इसको मैं नहीं करने जा रहा, इसको, ये सब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ लीजिए। यहाँ ये तो बहुत आसान है और जानना भी चाहिए। फ्रांसिस फुकुआमा ने इंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन दिया था, क्या इससे ही बन जाता है? और इससे ही आपका जो है 50-50 हो जाता है, ये और ये। अब एक केवल आपको जानना है, सैमुअल हंटिंगटन, हु वी आर, मे बी आप नहीं जानते हो, लेकिन एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ द नेशन इन्होंने लिखा था। ये एक तरह के पॉलिटिकल इकोनॉमी के या लिबरल कैपिटलिज्म के जो हैं ये जनक माने जाते हैं, एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो बी का 1, तो बी का 1 इसमें किस में है? इसमें है, और इससे आपका क्रैक हो जाता है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। जैसे सैमुअल हंटिंगटन, हु वी आर, अमेरिका के पॉलिटिक्स पे लिखते हैं। हेनरी किसिंजर, न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी। Which one of the following is responsible for the preparation and क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, वहां बजट डिवीजन होता है, वो करती है। हु सेड दैट द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड डिजाइन टू सर्व द जनरल वेलफेयर? ये पॉल एच एप्पल बाय ने कहा है, वैसे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, और रिसर्च कर लीजिए। मेरे अनुसार से जहां तक मैंने देखा है, पॉल एच एप्पल बाय है। ये सब आर्बिट क्वेश्चन है। किसने कहा? ये ऑलवेज आर्बिट होता है।
वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी आपको पता है मकाओ और हांगकांग में चैनल आती है। इसका मतलब है तुम हो तो मेरे कंट्री के पार्ट, लेकिन वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है अलग रहेगा, थोड़ी तुमको अलग फ्रीडम दी जाएगी हिस्टोरिकल रीजन से, क्योंकि हांगकांग जो है 1997 तक यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था, तो बहुत ही लिबरल वहां पे सिस्टम डेवलप हुई है। वो चाइना जैसा नहीं दिखता है। चाइना को 97 में देने के टाइम में ये प्रॉमिस लिया गया था कि वहां वन कंट्री टू सिस्टम लागू होगा। मकाओ में भी यही हालत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन, ये सब बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। 1809 में ही यहाँ ओम्बड्समैन आ गया था स्वीडन में। यदि आपको कंफ्यूजन हो कि पहला 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 तो स्वीडन एंड न्यूजीलैंड को याद कीजिए। जैसे न्यूजीलैंड में फर्स्ट टाइम वुमेन को फ्रेंचाइज या वोटिंग राइट दिया गया, तो स्वीडन में आरटीआई एंड ओम्बड्समैन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कई चीजें फर्स्ट टाइम दी गई हैं। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को क्या कहा जाता है? ये भी इनवैलिड क्वेश्चन है। इसको एफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। तो ये सब जो है, तो दो इसमें ऑप्शन सही हो गया, इसलिए गलत हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेट बाय स्पेशल मेजोरिटी? अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत। ये आसान क्वेश्चन है। बाकी मनी बिल का अलग है, वो तो लोकसभा को ही पावर होती है, उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना नहीं होता है। फाइनेंस बिल भी वो स्पेशल मेजोरिटी नहीं, ऑर्डिनरी बिल भी नॉर्मल मेजोरिटी से पास होती है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है जो टोटल हाउस है उसको मोर देन 50%, एंड जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3। ये दोनों एंड गेट लगते हैं। एंड मैच करना है तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, तो सभी आप लोग जानते होंगे कि ये मसूरी में है आईएएस का, एंड नेशनल पुलिस एकेडमी जो है हैदराबाद में है। इसी से आपका काम बन जाएगा। जैसे आप देखिए बी का 3, तो बी के 3 और ए का 2, तो बी का 3 ए का 2 और आपका काम बन जाता है। बाकी को भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू डैनियल बेल, जिसने एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस दिया था, आइडियोलॉजी इंप्लाइज, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन मुझे जहां तक आइडिया है कि ये चूंकि मार्क्सिस्ट थोड़ी विचारधारा से प्रभावित थे, तो आइडियोलॉजी जो है फॉलेसियस आइडिया है, जिसको मार्क्सिज्म में फॉल्स कॉन्शियसनेस कहता है, जिसको कि मार्क्स कैमेरा ऑब्सक्यूरा बोलते हैं। मतलब आपको ना उल्टा दिखता है, जैसी थिंग्स हैं उसका जस्ट रिवर्स दिखता है। मतलब रीजन से शॉर्ट सर्किट होता है, आपको समझा दिया जाता है कि ये आइडियोलॉजी, और आप उसी में बिलीव करते हैं, जबकि वो फैक्ट नहीं होता है, फॉल्स होता है। तो ये आइडियोलॉजी का मायने उनके अनुसार हो सकता है। हु इज लोकपाल ऑफ इंडिया? अभी जस्ट जो है लोकपाल का चार्ज दिया गया है। अब क्या हालत हो गई देख लीजिए। जिस लोकपाल के लिए इतना आंदोलन हुआ, आज उसका कोई परमानेंट ऑफिस होल्डर भी नहीं है। ये मेंबर थे उस लोकपाल कमेटी के, उनको एक्टिंग जो है चेयरपर्सन बनाया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। तो कह लीजिए अब इसमें से तो कोई रहा नहीं। उस समय में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन आज के डेट में जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती एक्टिंग लोकपाल इंडिया के हैं। Assertion है that demerit of hierarchy in an organization is the delay in disposal of work due to red tapeism and more level. red tapeism का यही मतलब होता है, रूल रेगुलेशन के चलते जो डिले होती है, रेड टेपिज्म है। उस डिले से करप्शन भी होता है। तो ये तो ट्रू है। हेनरी फायोल गेव एन अल्टरनेटिव रूट दैट इज गैंग प्लैंक। उन्होंने ये कहा कि इसको आप क्रॉस कर सकते हो। अब ऐसे मान लीजिए दो डिवीजन है, तो आप यदि एक यहाँ पे उसका बॉस यहाँ है, उसका बॉस यहाँ है, यहाँ टॉप बॉस है, फिर इसका सबॉर्डिनेट, इसका सबॉर्डिनेट, इसका, तो यदि इस लेवल पे बात करनी, सीधे भी बात कर सकते हो। इसको उन्होंने गैंग प्लैंक कहा था, तो ट्रू है। और ये भी उसको एक्सप्लेन भी करता है, तो ये कह सकते हैं आप। इन द फॉलोइंग विच वन प्रमोट्स नॉन अलाइनमेंट 2.0? तो नॉन अलाइनमेंट 2.0 मतलब अभी का जो नॉन अलाइनमेंट है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को जो है प्रमोट करना चाहता है। Given two statements. Statement 1, comparative politics is primarily concerned with comparing politics within nation. Why? क्यों? क्या दो नेशन के बीच में कंपेरिजन नहीं होती है? तो मे बी फॉल्स। इंटरनेशनल रिलेशन प्राइमरली कंसर्न विद पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ट्रू, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 इज फॉल्स, 2 इज करेक्ट। Essentially minimum distance, smooth flow of work, cooperation, standardization of machine and records are the principle of organization and method. ONM, ये इसी पे वो काम करते हैं कि कैसे जो है वर्क को इफिशिएंटली किया जा सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, साइंटिफिक बेसिस पे। इन विच ईयर विटले काउंसिल, विटलिज्म भी कहते हैं, विटले काउंसिल, ये था यूनाइटेड किंगडम में फैक्ट्री में, जहां पे कि परमानेंट एक कमेटी होगी जो वर्कर मैनेजमेंट के बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए बनी थी 1909 में 19 में सॉरी।
Given below two statement, Jerson है globalization, liberalization have promoted democratic value and movement and helped in building democracy in South Asia. ठीक है, true है. The IT revolution has helped the process of globalization that supported the ideas of liberty and social justice. चलिए ये भी ठीक है, true है. लेकिन क्या इसको वो प्रमोट करता है, ये आप खुद सोच लीजिएगा. मैं यहाँ आपको छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि इस पे तो सेटर हमेशा गफलत करते हैं. मेरी यदि व्यू मानिएगा तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरेशन, प्रमोटेड डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड मूवमेंट. ओके, आईटी रिवोल्यूशन दोनों टू होगा, उसको एक्सप्लेन तो नहीं करता मेरे अनुसार से. Which of the following is not a feature of presidential form of government? तो presidential form में separation of power होती है, fixed tenure office होती है, executive responsibility relationship नहीं होता है, head of the state is also head of the government. तो ये इसका सही आंसर हो गया जो odd one out है. एजर्सन है, पूछना जानते नहीं है लेकिन पूछते हैं बार बार. द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेथड टू प्रोवाइड कॉमन ऑफिस प्रोसीजर, बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बजटिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल. ठीक है, ट्रू है. इन इंडिया द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन मेथड डिविजन्स आर सेटअप इन. इतना ज्यादा डिटेल है तो ये ट्रू होगा ही. दोनों ही ट्रू है लेकिन क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, शायद नहीं, बी होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. फिर से पूछ रहे हैं तो ये नहीं है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट हो जाता है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में 23-24 में शायद. ये भी नहीं है, वो फंडामेंटल राइट तो बच क्या जाता है. बी और डी जो है ये दोनों है प्रोविजन ऑफ अल्कोहल एंड इस टाइप के. Who among the following is associated with the structural functional approach? आपको पता है आलमंड ने बिंगम पावल के साथ मिलकर के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, और ये सिस्टम अप्रोच का एक एक्सटेंशन है और डेवलपिंग नेशन के पॉलिटिक्स को कंपेयर करने या एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है. इसी मेथड को यूज करके रजनी कोठारी ने, मॉरिस जॉन्स ने, इन सब ने इंडियन पॉलिटिक्स का एनालिसिस किया था. हु प्रिपेयर्ड हार्म प्रिंसिपल. ये सब आप बहुत ही आसान लड्डू टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने लगे हैं इतने ऑर्बिट के बाद. इंडियन एसोसिएशन, अब आप देख लीजिए, ये मुझे लगता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1985, इसी से शायद आपका काम बन जाएगा. सी का 4. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है 1920 में, तो डी का 3 एंड सी के 4 से आपका काम बन जाता है. फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, सब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं कि इसको याद किया जाए. आप चेक कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन मार्क जहां कर रहा हूँ आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूँ. द प्रोग्राम ऑफ पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट किसने दिया था? लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. Which of the following is not an element mentioned in the Saptanga? Again very, न्याय का कोई जिक्र नहीं था. स्वामी, अमात्य, कोसा, जनपदा, दुर्ग, ये सब था. मित्र भी. Who among the following political philosopher distinguish between active and tacit? Active तो नहीं कहा था कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा था एक्सप्रेस एंड टैसिट. तो लॉक. टैसिट मतलब माना जाएगा कि हमारे, मतलब यदि हम किसी राज्य में रह रहे हैं तो माना जाएगा कि हम उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे फोर फादर ने कभी किया होगा इमेजिनरी टाइम में. इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज मच फास्टर. नो, फॉल्स. स्लो हो जाता है क्योंकि बहुत लोगों से पूछना पड़ता है. बट डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सबकी सलाह से सबकी सुन के की जाती है. ट्रू है. तो ए फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. फॉर मैकियावेली, वर्टू जो पौरुष, उद्यम जो होता है, नो. नॉर्मली ऑल द टाइम. एक्वायर्ड गुड हैबिट, नो. ट्रूथ, नो. फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब एबिलिटी टू चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, ये जो है वर्टू है. तब आप जो है चल पाओगे. अकड़ू बने रहोगे तो उड़ा दिए जाओगे यदि हवा के विपरीत बहोगे तो. Which of the following characteristic do not convey the meaning of Greek term eudaimonia? Eudaimonia जो है एरिस्टोटल लेकर के आए थे. उनका कहना था कि यही अल्टीमेट लाइफ का पर्पस है. फ्लरिशमेंट, अल्टीमेट हैप्पीनेस सॉर्ट ऑफ. तो वेल बीइंग, हैप्पीनेस, फ्लरिशिंग, ये 3 ए बी डी कह सकते हैं आप. तो ये कह रहा है डू नॉट है, तो डू नॉट है तो डी नहीं है और बी नहीं है, तो बी और डी को आप मान लीजिए. अब यहां देखिए, होम रूल मूवमेंट जो है एनी बेसेंट ने भी किया था, तिलक जी ने भी किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले. लेकिन आपको कोई मैच नहीं मिलेगा, आप करते थक जाएंगे, इसलिए ये इनवैलिड क्वेश्चन है. आप मैच कर लीजिएगा. बारडोली जो है, बारडोली आप महात्मा गांधी जी के साथ जा सकते हैं, वैसे पटेल जी भी इससे थे, आप चेक कर लीजिएगा. रामकृष्ण मिशन, लेकिन आपको कोई मैच ही नहीं मिलेगा क्योंकि उस तरह से है ही नहीं, इनवैलिड है ये. The idea of nation in making first time articulated by Surendranath Banerjee in the response of common nationality in the, ये सबको मैं छोड़ रहा हूँ, ये सबका कोई ये नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा. I don't
थिंक कि इसका कोई इंपॉर्टेंस अब CUET में है, इवन DUET में। Who among the following was never the लोकसभा स्पीकर? चलिए ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ लिया कि KVK सुंदरम है, आपको मैंने यहाँ पे नोट भी कर लिया था। What was the name of the program launched by Mao Zedong? तो ये भी मैंने नोट कर लिया था, 100 फ्लावर कैंपेन है, 100 फ्लावर bosom, let 100 फ्लावर bosom, मतलब कि सबकी जो है बात सुनी जाए। ये है अलाउड पब्लिक डिस्कशन ऑन चाइनास प्रॉब्लम एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह का उनका विचार था। उन्होंने बहुत सारे किए थे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रिवॉल्यूशन, लॉन्ग मार्च, ये सब उनके जो हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम हैं। एजरसन है, सोशल चेंज कैन बी ब्राउट अबाउट बाय बोथ इवोल्यूशनरी and revolutionary मेथड, ट्रू है। रिवॉल्यूशन कम इन द सोसाइटी बिकॉज द कंटिन्यूअस क्लास स्ट्रगल इज गोइंग ऑन, ट्रू है। तो इसको क्या कहेंगे, मैं तो कहूंगा 2 है, मतलब कि दोनों करेक्ट है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, अब देख लीजिए क्या है। स्टेटमेंट 1, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ रीमेकिंग डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। रूल मेकिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज नॉट ट्रांसफरिंग द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, इट इज ओनली सप्लीमेंट लॉ अंडर द अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, दोनों ट्रू है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब कि लेजिस्लेचर जो है अपने रूल या पॉलिसी या कह लीजिए लॉ बनाने की जो पावर है उसको एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देते हैं। इंडिया में भी होता है, उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। जो रूल बनते हैं, ऑपरेशनल गाइडलाइन बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, एक्ट के बेसिस पे वो जो है बनाते हैं एग्जीक्यूटिव, और उसको पार्लियामेंट के पटल पे रखा जाता है। तो ये माना जाता है कि अल्टीमेटली लेजिस्लेशन ने उसको वेट कर दिया है या कनकर कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये सब बुक हैं। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट आपको पता है कि हेनरी फेयोल ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे बी का 4 आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं एक भी नहीं है, तो ये इनवैलिड क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन इसमें इनवैलिड हैं। वैसे जान लीजिए, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ड्वाइट वॉल्डो ने लिखा है, एंड साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी में ही गड़बड़ा जाते हैं। Which is the term used by Gramsci to describe the process? Gramsci hegemony, अब आगे पढ़िए ही नहीं, Gramsci hegemony, और वही सही भी आंसर है। यूनाइटेड नेशन कब बना, तो आपको पता है 1945 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 के 1 जनवरी को, IMF 1945, यूरोपियन यूनियन, इसको मैच कर लीजिए, उतनी की जरूरत भी आपको जानने की नहीं है, एक ही 2 से काम चल जाता है। ब्रिटेन हैज ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉल्स। यूनाइटेड से अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉल्स। एकदम लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोनों फॉल्स हैं। A process whereby the superior executive assigns certain specified tasks within the control to officers immediately subordinate, मतलब कुछ काम आप डेलीगेट कर देते हैं, इसको डेलीगेशन कहते हैं। वेरी वेरी इजी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मींस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, इस तरह का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट सिस्टम जैसे है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, सही है। स्लेवरी इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्यों नहीं है, ये तो फॉल्स है वो भी है, तो ये ट्रू है, फॉल्स है। Causes of war can be analyzed at the level of state, level of system, level of individual, all the level, तो D हो जाएगा। इसी को यूनिट लेवल ऑफ एनालिसिस थॉट बोलते हैं, जो केनिथ वॉल्ज ने भी दिया है। Which one of the following is the most important characteristic of a parliamentary government? Majority rule, no. Rule of law, no. Presidential में भी हो सकता है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंशियल में भी होता है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वहां पे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल या रिस्पांसिबल नहीं होते हैं लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर को भी जनता डायरेक्ट चुनती है और एग्जीक्यूटिव को भी डायरेक्ट चुनती है। एग्जीक्यूटिव मींस प्रेसिडेंट। Which of the following characteristic do you associate with the Michael Foucault conception of power? Power as instrument of coercion. Power as agenda setting. No. Power as discourse. Yes. Power as discourse. Discourse क्या है? मतलब आप by narrative, popular discussion, TV channel, book, poem, भाषण, ओपिनियन बिल्डिंग, प्रोपेगेंडा, इससे जो है आप एक डिस्कोर्स बनाते हो, एक पूरा बाय लिंग्विस्टिक मेथड आप झूठ को भी सच बना देते हो, और यही पावर है। जो डिस्कोर्स बनाते हैं वो पावरफुल लोग होते हैं, और डिस्कोर्स बनता ही इसलिए है कि जनता जो है उसको सही मान ले और उससे पावर और स्ट्रेंथन होता है। ये कहना था फूको का, नॉलेज पावर का घालमेल।
Which of the following statement is not correct? First proclamation of emergency was declared in 1962. सही है. Second and third proclamation of emergency were revoked in 1978. नहीं, 1977 में ही कर दिया था, मार्च में ही इंदिरा गांधी ने. तो ये गलत हो गया, आपको गलत मिल चुका है. तो ये भी सही है, ये भी सही है, पढ़ लीजिएगा. एजर्सन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज ए पॉपुलर मल्टी क्लास मूवमेंट. सही है, ट्रू है. इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट लेड, यही मैं कह रहा था, लेड यहाँ लेड है. और कंट्रोल बाय बोर्जोजीज एक्सरसाइज एक्सक्लूसिवली इन्फ्लुएंस ऑन. क्या कहना चाहते हैं, मैं छोड़ रहा हूं इसको. इसका लैंग्वेज पढ़िए, क्या है, क्या मीनिंग निकलती है. हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस पॉलिटिकल टेक्स्ट लेवाइथन. चलिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है. ये हॉब्स लड्डू क्वेश्चन है. द वर्ड आइडियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय डेस्टर डी ट्रेसी. ये भी लड्डू क्वेश्चन. अब आपको लगना चाहिए, यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि इतनी जगह इसको पूछा गया है, वैसे पहली बार देखने पे आपको ऑर्बिट लग सकता है. What is the system followed in communist country where influential posts in government and industry were filled by communist party appointees? इसको वहां पे nomenclatura कहते हैं, मतलब वही patronage bureaucracy sort of. नेहरू रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे है, ये कहते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया. ऐसा कुछ नहीं दिया था उन्होंने, सेपरेट इलेक्ट्रोड को बिल्कुल काट दिया था, ये फॉल्स है. जिन्ना प्रिपेयर 14 पॉइंट, ये ट्रू है. यहाँ मैच कीजिए, यहाँ पे आप अमृत सेन को आइडिया ऑफ जस्टिस, तो क्या सी के 1 से मिलता है? तो सी के 1 से आपका 50-50 हो जाता है. आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं, पॉल ब्रास ने लिखा है लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिक्स, तो डी का 2, तो डी का 2, सी का 1, डी का 2 से आपका काम बन जाता है. आप आगे देख लीजिएगा. The non-cooperation movement was a non-violence movement in nature. Led, फिर यहाँ लेड है, लेड कहना चाहते हैं. by महात्मा गांधी for including the British. ठीक है, ये सब ट्रू है. ये भी ट्रू है, चौरी चौरा में वायलेंट होने के चलते उन्होंने रोक दिया था. अब यहाँ पे देखिए, अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष निकालते थे. सी का 2 क्या उससे बन जाता है, और आपका काम ही बन जाता है. बाकी आप मैच कर लीजिएगा, एक से ही आपका काम बन जाता है, इसलिए आसान है. फंडामेंटल राइट, ये भी इनवैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमने लिया यूएसए से, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया यूके से, इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया था जर्मनी से. वेमर रिपब्लिक जो था, वेमर रिपब्लिक वो था जबकि हिटलर के आने के पहले, तो ये इसमें कहीं है ही नहीं. डायरेक्टरी प्रिंसिपल हमने आयरलैंड से लिया, तो कोई मैच करेगा ही नहीं आपका इसमें, इसलिए इनवैलिड है ये. आप देख लीजिए कितने सारे इनवैलिड क्वेश्चन है इसमें. हु अमंग द, रॉल का स्पेलिंग देखिए क्या लिखता है ये. Who among the following political philosophers are not associated with communitarianism? क्वेश्चन अच्छा है. जॉन रॉल नहीं है, रॉबर्ट नॉजिक नहीं है, तो माइकल सेंडल, चार्ल्स टेलर, माइकल वॉल्जर एंड मैकल एलेस्टेडियर मैकलिंटायर, ये सब जो हैं कम्युनिटेरियन कहते हैं, लिबरल डॉक्ट्रिन की एक धारा के रूप में. और यहाँ भी देखिए क्या, तो ए और ई, ये ठीक है, ए और ई को काट दीजिए. अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, तो इसको सजाना है. अब यहाँ देखिए, चंपारण मूवमेंट्स जो है 1917 में हुई थी, उससे पहले तो कोई हो नहीं सकता है. अब ये इनवैलिड कैसे हो जाता है कि सी से स्टार्ट होता हुआ एक भी नहीं है. अब एक भी यदि नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन आप नहीं सही कर सकते हैं. ये पांचवा या छठा इनवैलिड क्वेश्चन है. कांसी राम बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं. योगेंद्र यादव स्वराज पार्टी के निर्माता हैं. शरद पवार जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. ममता बनर्जी तृणमूल. मैच कर लीजिएगा, इतनी की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको. होम रूल जो है लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट दोनों करते हैं. ये बहुत ही अच्छा स्टार क्वेश्चन है, इसको जानना चाहिए आपको कि 2 होम रूल था. एक मद्रास से करती थी एनी बेसेंट, और तिलक जी जो है पुणे से चलाते थे. AND. The term communism has been derived from the commune, which is a French word. Commune कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको डेस्क कहते हैं वहाँ. कम्यून नो, वो ब्यूरोक्रेसी, सॉरी. कम्यून अलग है, कम्यून फ्रेंच वर्ड है. ओके. अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस. रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट. तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आया है? सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में, जिससे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिया गया था. इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं. तो डी से शुरू होता हुआ एक ही है, तो हमारा तो काम ही बन गया. बाकी आप मैच कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. आपको पता है ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. ना चाइना है, ना यूनाइटेड स्टेट, ना रसिया है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि मोनार्क जो है वो एक नॉमिनल हेड है, टाइटुलर हेड है. एक्चुअल पावर पार्लियामेंट में निहित होती है, जो प्राइम मिनिस्टर देखता है. मैच कीजिए. 2019 में लाया गया
आया पैंडेमिक, खतरनाक कोरोना 2007, तो छोड़ दीजिए। तो ए का 4 से क्या बनता है? ए के 4 से आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। सॉरी, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक ही हमको चाहिए। 1997 में जो है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, डी का 3। तो डी का 3 से आपका जो है यहाँ पे ये काम बन जाता है। लेकिन ए का 4, डी का 3 दोनों में है, तो एक और आपको देखना पड़ेगा। तो 2000 में आप जो है यूरो करेंसी कर सकते हैं। तो सी का 2, सी का 2 से आप इसको मार लीजिए ट्रिक। ओके। हु लेड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन रसिया? आपको पता है लेनिन ने इसको लीड किया था। स्टेटमेंट 1 है द जीरो बेस बजटिंग इज ए सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन। पढ़ लीजिएगा, ये ट्रू है, लंबा सा स्टेटमेंट है। जीरो बेस बजट का मतलब होता है कि हर साल हर प्रोग्राम को जीरो बजट से शुरू किया था। आपका जीरो है, अब आप बताइए आपको क्यों चाहिए। ये नहीं कि आपको 100 रुपीज मिला है तो इस बार 90 मिल जाए, 110 मिल जाए। इसको इंक्रीमेंटलिज्म बोलते हैं। जीरो बेस बजटिंग सिस्टम कैन लीड टू सब्सटेंशियल सेविंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम। कैन, कुछ हुआ नहीं उसमें। दोनों ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम? आप यहाँ देखिए, मैंने मैप दिया है। ये जो आयरलैंड जो है एक बहुत बड़ा सा आइलैंड है, उसका जो छोटा सा एक नॉर्थ पार्ट है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। जो बड़ा सा पार्ट है ये एक अलग कंट्री है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का पार्ट है, और आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिससे हमने डीपीएसपी लिया है, वो एक अलग कंट्री है। तो वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड ये है। आयरलैंड इसका पार्ट नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड होता तो सही हो जाता। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो है बजट को प्रेजेंट किया जाता है, तो डी से स्टार्ट होता हुआ एक ही है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। फिर उसका जैसे आगे आगे बढ़ते हैं आप पढ़ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। हु लेड द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना इन द फॉर्मेशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक इन अक्टूबर? 1 अक्टूबर 1949 को जन्म होता है कम्युनिस्ट चाइना का, माओ जेदांग के लीडरशिप में। Modern method of recruitment mainly focuses on to recruit the suitable candidate available in the open market। ये सही है, पढ़ लीजिएगा। उससे ये होता है कि कई बार जो यंग लोग होते हैं, जो इनएक्सपीरियंस, उनके अंडर में जो ओल्ड लोग होते हैं एक्सपीरियंस, उनको काम करना पड़ता है। ये भी ट्रू है, लेकिन ये उसका कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। तो आप इसमें 2 या बी में जाइए कि दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। हु इज द ऑथर ऑफ इमिली? इमिली एक जो है एजुकेशनल ट्रीटीज है, एजुकेशनल बुक है, एजुकेशन पे लिखा है, जिसमें रूसो ये कहते हैं कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जो मैन को नेचुरल बेस्ट मैन बनाता है, वुमेन को नेचुरल बेस्ट वुमेन बनाता है। रूसो, इमिली। पेरेटो, मोस्का, मिल्स, माइकल, ये सब इलीट थ्योरी देते हैं। बहुत जैसे ही इनका नाम देखिए आप इसको कह सकते हैं। द पोजिशनल थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी इज एडवोकेटेड बाय मैक्स वेबर, हेनरी फयोल। अब क्यों, आगे आप और इस पे रिसर्च कर लीजिए, ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ नेहरूज पॉलिसीज पोस्ट इंडिपेंडेंस? सेकुलरिज्म किया उन्होंने, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसे आप नहीं जोड़ सकते नेहरू जी से उस समय में। स्टीवन लुक्स जो है अपने बुक पावर ए रेडिकल व्यू में 3 डायमेंशन पावर की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल। पहला पावर है ए का बी के ऊपर, जो रॉबर्ट डल बोलते हैं, जिससे ए वो काम करवाने को विवश कर देता है बी को जो वो अदरवाइज नहीं करता है। दूसरा पावर है पावर ऑफ एजेंडा सेटिंग, मतलब बी जो है मुंह ही नहीं खोल पाता किसी मीटिंग में डर के मारे, और वो इनोनिमस डिसीजन का पार्ट बन जाता है, जो बारडाक एंड बाराक कहते हैं। और थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर है जो ग्रामस्की बोलते हैं हेजेमनी, जहां पे कि आपको आपके माइंड को ही आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और आप डोमिनेट होना ही अपनी नियति और नॉर्मल आप मानते हैं। मतलब हम डोमिनेट हो रहे हैं, यही नॉर्मल है। दलित हजारों साल से हम जो है अछूत हैं, हमें नहीं किसी को छूना है, हमारी ही गलती है कि हम अछूत हैं, इसलिए हमको गांव के बाहर रहना है। ये हेजेमनी है, थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल इंडिविजुअल द फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। ट्रू। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। फॉल्स। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस विद रेफरेंस टू स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन होगा, तो सी से स्टार्ट कर लीजिए, सी से एक ही है तो आगे बढ़ जाइएगा। ये सब क्वेश्चन कोई पूछने वाला नहीं है। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए थे, तो उन्होंने जो है ये 2 पे उनकी एका हुई थी उस समय, ए और सी में। बाकी इस पे और पढ़ लीजिएगा। जो लखनऊ पैक्ट, लखनऊ जो सेशन है बहुत कारणों से बहुत अच्छा था, क्योंकि मुस्लिम लीग और
कांग्रेस में एका हो गई थी, कांग्रेस में जो नरम गरम दल थे दोनों में एका हो गई थी, तो ये एका वाला जो है वो सेशन था। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द परवर्टेड फॉर्म मोनार्की? ये टिरनी है। परवर्टेड फॉर्म मोनार्की का टिरनी, एरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्ची एंड पॉलिटी का डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी वाज द परवर्टेड फॉर्म। Economic justice as one of the objective of the Indian Constitution has been provided in DPSP. यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, DPSP एंड प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। According to which political philosopher the life in the state of nature is solitary, poor, nasty, brutish, sort? आप लोग सबको जरूर याद होगा, हॉब्स ने अपने लेवाइथन में ये कहा था, स्टेट ऑफ नेचर। The term caste has been derived from a Portuguese word casta. Which of the following political parties are national political party? आम आदमी पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो BDE। According to Plato, the best form of government refers to what? Rule by the philosopher king. Who else? Ideal state. Egerton, Hindi is identified as the only official language of India. False. इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। इट हेल्प इन स्प्रेडिंग। अब देखिए ये कैसे क्वेश्चन पूछना नहीं जानते। अब इट हेल्प, आप सेल्फ स्टैंडिंग स्टेटमेंट भी नहीं है। जब हिंदी है ही नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही इनवैलिड हो जाता है। ये इनवैलिड क्वेश्चन है, इसका ये हो ही नहीं सकता है। नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू ए स्टेट हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू इट्स पॉपुलेशन। ठीक है। राज्यसभा रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, select the correct statement. Okay, a member of Rajya Sabha must be resident of the, अब ये नहीं रह गया है। The term of a member of Rajya Sabha same as senator of the US, तो none of the, इसको भी ये बेसिकली सही मान रहे हैं। Select the correct statement. Correct statement इसमें से कौन है? A, B, D, A, B, D। ओके ठीक है, चलो ठीक है। Statement 1, the contribution of home rule movement was that it created a generation of enthusiastic blah blah blah। सही है, ये इसकी बड़ाई है होम रूल की, जबकि उस व्यू से जो है उस तरह के स्वराज से गांधी जी एग्री नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है तिलक को जो है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, और काफी बड़ाई की कि उन्होंने एक नेशनलिस्ट बहाव पैदा किया, और उससे एक पूरा एक हुजूम पैदा हुआ, एक कौम पैदा हुई नेशनलिज्म की। The home rule movement had provided a common space, blah blah, जो भी है वो सब सही है, मतलब होम रूल की बड़ाई है इसमें। Which among the following country are the parliamentary executive? Parliamentary executive पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। Parliamentary government, okay. Parliamentary form of executive, okay. United Kingdom, India, Canada। अभी तीन तो इसमें है ही नहीं, another invalid question। Statement 1, Hawthornean study Elton Mayo concluded that the workers' productivity does not depend on the working condition, blah blah blah। एकदम सही है, मतलब उनके सोशल सेटिंग, उनका जो ग्रुप डायनेमिक्स, उनकी सोच, मोटिवेशन इस पे डिपेंड करने लगती है। इन द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट प्रोडक्शन वाज इंक्रीज, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, फॉल्स है। आप बढ़ा रहे हो लाइट तब भी प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो रही है, घटा रहे हो तब भी हो रही है, इसी से वो कंफ्यूज हुए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज द अपर चैम्बर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। लड्डू क्वेश्चन। हु प्रोपोनेटेड द कंसेप्ट ऑफ जनरल विल? लड्डू क्वेश्चन, अनदर, रूसो। इकोलॉजिकल अप्रोच, गॉस। ठीक है, यदि आपको फ्रेडरिक्स ना मिले तो गॉस के पास जाइए। कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम अप्रोच, चेस्टर बर्नार्ड। क्या ऐसे हो जाता है? ए का 2, बी का 1 से आपका काम चल जाता है, सी का 4 है एल्टन मायो, एंड डी का 3 हर्बर्ट साइमन, बिहेवियरल अप्रोच। चलिए ठीक है, ओके। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यदि ये लगा हो कि मैंने इसको ब्राउज थ्रू किया है, तो मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उस पर मैंने फोकस किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं इसका कोई अब मायने है नहीं। बीएचयू एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता था, काफी सारे नेशनल मूवमेंट से, और बहुत सारे आर्बिट जो कि अब सीयूईटी पीजी में आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। जिस क्वेश्चन पे मैंने फोकस किया है उसको गौर से सुन लीजिएगा। यदि कहीं मुझसे टिक मारने में गलती हुई है जो फ्लो में होती है, तो मेरे बात को गौर से सुनिएगा, और नेट पे एक बार थोड़ा ट्रायंगुलेट कर लीजिएगा बिफोर सेइंग कि ये सही है ये गलत है, क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन चेक कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैविंग द पेशेंस। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरह से मुझसे सवाल पूछें, लेकिन ऐसे सवाल जिसका मैं 1-2 लाइन में जवाब दूं। और यदि अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस नहीं खरीदा है 1500 क्वेश्चन, तो जरूर अभी ले लीजिए, नॉमिनल कॉस्ट पे अमेजन पे अवेलेबल है। और यदि आप परचेज करते हैं तो अपने पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को हेल्प कीजिए, वहां पे रेटिंग दे करके, जैसा आपको लगे, लेकिन रेटिंग लिखिए। मिलेंगे फिर जल्द एक PYQ लेके, या तो BHU या HCU, जिसको खत्म करना है अभी अगले 2-3 दिनों में। बाय।